नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है 30 क्वेश्चन वापस से लेकर आए हैं। स्त्री प्रसूति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं जो अक्सर आपके एग्जाम के अंदर आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की जो एग्जाम होती है फार्मासिस्ट की, तो उनके अंदर जो ये पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अनुसार ही इसका भी जो लेवल है हमने सेट किया है। तो आपको अच्छे से जो है 30 क्वेश्चन देखने हैं, साथ में जो है आंसर भी बताना है और अपनी तैयारी का जो है पता लगाना है कि आप कितने पानी में हैं और कितने आप दूध में हैं। ठीक है, तो सभी साथी जो है फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सुश्रुत के अनुसार श्रोणि या पेल्विस में अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? बताइए, 2, 3, 5 या फिर 7? आचार्य सुश्रुत के अनुसार आपको ये बतानी है कि जो पेल्विस होती है, श्रोणि होती है, उसके अंदर अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 5 जो है अस्थियों की संख्या बताई गई है आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि स्त्रियों में गर्भाशय कौन सा आशय माना गया है? बताइए, स्त्रियों में गर्भाशय है वो कौन सा आशय माना गया है? प्रथम, तृतीय, अष्टम या षष्टम? बताइए, कौन से नंबर का आशय है स्त्रियों में गर्भाशय? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वें नंबर का जो आशय है वो माना गया है स्त्रियों में गर्भाशय को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि की आकृति किस मछली के मुख के समान होती है? रोहिता, चिल्लीचिम, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जो योनि की आकृति होती है दोस्तों वो किस तरह की होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहिला मछली, रोहिता मछली या फिर चिलीचिम जो मछली होती है उसके मुख के समान जो है योनि की आकृति आचार्य सुश्रुत जी ने बताई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयुर्वेद के अनुसार रजस्वला चर्या की अवधि सामान्यतः कितने दिन की होती है? बताइए, आयुर्वेद के अनुसार रजस्वला चर्या की जो अवधि होती है वो सामान्य कितने दिन की होती है? 1 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की या फिर 7 दिन की? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन जो है रजस्वला चर्या की अवधि बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सदोग्रहित गर्भा के लक्षणों में मुख्य क्या है? बताइए, आलस्य है, स्त्रों में वारीपन, तृप्ति और प्रहर्ष या फिर बमन? बताइए, राइट आंसर क्या बताना है? सदोग्रहित गर्भा के लक्षणों में मुख्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृप्ति और प्रहर्ष जो है सदोग्रहित गर्भा के मुख्य लक्षणों के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद की कुल संख्या कितनी है? 10, 15, 20 या फिर 25? बताइए, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछा है योनि व्यापदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। आचार्य चरक संहिता के किस अध्याय में योनि व्यापद चिकित्सा का वर्णन है? जो चरक संहिता है उसके किस अध्याय के अंतर्गत योनि व्यापद है उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है? सूत्र स्थान 30, चिकित्सा स्थान 30, शारीर स्थान 8 या फिर विमान स्थान 1? बताइए, किस अध्याय के अंतर्गत योनि व्यापद चिकित्सा का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा स्थान 30। गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि में चौथे महीने में क्या विकसित होता है? गर्भ की मासानुमासिक जो वृद्धि होती है उसमें चौथे महीने में जो है क्या विकसित होता है? बताइए, कलल, अंग प्रत्यंग विभाग, स्थिरता या फिर चेतना? बताइए, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे महीने में जो है गर्भ में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दो हृदय अवस्था गर्भ के किस मास में प्रारंभ होती है? द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह या फिर पंचम माह? बताइए, दो हृदय अवस्था गर्भ की किस माह में प्रारंभ होती है?
द्वितीय माह में, तृतीय माह में, चतुर्थ माह में या फिर पंचम माह में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ मास में द्वितीयावस्था जो है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूतिका काल की सामान्य जो अवधि काश्यप के अनुसार कितनी मानी गई, 1 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। सूतिका काल की जो अवधि है वो कितनी मानी गई है, आचार्य काश्यप के अनुसार इसने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 माह। ठीक है, ये आचार्य काश्यप के अनुसार जो है बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि प्रसव की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है, बताइए प्रसव की कितनी अवस्थाएं हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। बताइए प्रसव की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है। तो प्रसव की मैं आपको बता देता हूं कि प्रसव की 3 अवस्थाएं मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज, 3 स्टेज इसकी होती है। चलिए पुंसवन कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, गर्भ की रक्षा करना, स्वयं संतान या श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति, गर्भपात को रोकना या दूध की वृद्धि। बताइए पुंसवन कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, गर्भ की रक्षा, स्वस्थ संतान या श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति, गर्भपात को रोकना या दूध की वृद्धि करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ संतान या श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। मूढ़ गर्भ के कितने प्रकार जो है आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हैं, 2, 4, 8 या फिर 10। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के जो है मूढ़ गर्भ आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं कमेंट में जरूर बता के जाना। ठीक है, चलिए आर्तव को किस धातु की उपधातु माना है, बताइए जो आर्तव है वो किस धातु की उपधातु है। ऑप्शन आपके सामने है, रस की, रक्त की, मांस की या फिर मेद की। बताइए आर्तव को किस धातु की उपधातु माना गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका है जो राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस की जो उपधातु है वो आर्तव को माना गया है। रजोनी वृत्ति की सामान्य आयु आयुर्वेद के अनुसार क्या है, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष या फिर 60 वर्ष। रजोनी वृत्ति की सामान्य आयु आयुर्वेद के अनुसार क्या है, 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, 50 वर्ष है या फिर 60 वर्ष है। बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष जो है मानी गई है। गर्भिणी छर्दी में मुख्य दोष कौन सा होता है, बताइए गर्भिणी छर्दी में मुख्य दोष कौन सा होता है, बात, पित्त, कफ या फिर बात, पित्त। बताइए मुख्य दोष बताना है आपको गर्भिणी छर्दी में, वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्त, पित्त दोष है उसको मुख्य माना जाता है। सुश्रुत के अनुसार अष्टम मास में प्रसव होने पर क्या खतरा रहता है, ओज की अस्थिरता, अतिरक्त स्राव, मूढ़ गर्भ या फिर इनमें से कोई नहीं। अष्टम मास में प्रसव होने पर क्या खतरा रहता है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओज क्या रहता है, अस्थिर रहता है अष्टम मास में, कभी माता में, कभी गर्भ में, कभी माता में, कभी गर्भ में, इसलिए खतरा रहता है। सूतिका ज्वर में कौन सी चिकित्सा प्रदान होती है, लंघन, दीपन पाचन, स्नान या फिर संशोधन। बताइए सूतिका ज्वर के अंदर कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, प्रधान चिकित्सा जिसे बताया गया है। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपन और पाचन। स्तन्य जनन के लिए श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, बताइए स्तन्य जनन के लिए श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय या फिर त्रिफला। बताइए स्तन्य जनन के लिए श्रेष्ठ औषधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतावरी जो है उसको श्रेष्ठ औषधि माना गया है स्तन्य जनन के लिए। गर्भपात के लिए आयुर्वेद में प्रयुक्त शब्द क्या है, गर्भस्राव, गर्भपात, ए बी दोनों या गर्भक्षय। बताइए राइट आंसर क्या बताना है, राइट आंसर बताना है आपको गर्भपात या अबॉर्शन। अबॉर्शन के लिए आयुर्वेद में उपयुक्त किए जाने वाले शब्द कौन से, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भस्राव और गर्भपात दोनों ही अबॉर्शन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, शुद्ध आर्तव का वर्ण कैसा बताया गया है, गुंजा फल के समान, खरगोश के रक्त के समान,
अलग तक समान या फिर उपयुक्त सभी। शुद्ध अर्थव का जो है इसने वर्ण आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गुंजा फल के समान भी होता है, खरगोश के रक्त के समान या अलग तक के समान भी जो है बताया जाता है। चलिए, योनिकंद के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, योनिकंद के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? बताइए, योनिकंद के प्रकार बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योनिकंद के 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, एवरीप्रेपन्ना योनि व्यापद का संबंध किस दोष से है? बात से, पित्त से, कफ से या फिर सन्निपात से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, एवरीप्रेपन्ना योनि व्यापद का संबंध किस दोष से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पित्त दोष से। गर्भिणी पांडु एनीमिया इन प्रेगनेंसी किसका प्रयोग वर्जित है? लोहे भस्म का, तीक्ष्ण विरेचन का, फल सर्पी का या फिर दूध का? बताइए, किसका प्रयोग वर्जित है एनीमिया इन प्रेगनेंसी के अंदर? क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीक्ष्ण विरेचन। आबी लेबर पेंस का अर्थ क्या है? बताइए। प्रसव वेदना, रक्तस्राव, गर्भ की गति या स्तन से दूध निकालना? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, प्रसव वेदना जो है आबी का जो है अर्थ होता है। उपविष्टक का कारण क्या है? वात प्रकोप, कफ द्वारा मार्ग अवरोध, पित्त का दाह या अत्यधिक व्यायाम? बताइए, उपविष्टक जो है इसका कारण बताना है आपको। बताइए, क्या कारण है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कफ द्वारा मार्ग अवरोध। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आता है, परिवृता किस व्याधि का प्रकार है? योनि व्यापद का, मोडगर्भ का, स्तन रोग का या आर्तव दोष का? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, परिवृता इन्वर्सन ऑफ यूट्रस किस व्याधि का प्रकार है? ये योनि व्यापद है, मोडगर्भ है, स्तन रोग है या फिर आर्तव दोष है? ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आता है, काश्यप संहिता किस विषय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? काश्यप संहिता किस विषय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? शल्य तंत्र, कौमार वृत्ति एवं स्त्री रोग, काय चिकित्सा या फिर शालाक्य तंत्र? बताइए, काश्यप संहिता जो है किस विषय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का, कौमार वृत्ति और स्त्री रोग के लिए जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है काश्यप संहिता। ऋतुमती स्त्री का आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? जो ऋतुमती स्त्री होती है उसको आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? अवश्य घी और जौ का बना भोजन, तामसिक भोजन, तीक्ष्ण आहार या फिर अधिक जल? बताइए, राइट आंसर आपका 29 क्वेश्चन है उसको बताना है, ऋतुमती स्त्री को आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घी और जौ का बना भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गर्भिणी परिचर्या में नवम मास में क्या अनुशंसित है? बताइए, नवम मास में क्या अनुशंसित है? दोस्तों, हम आपके लिए जो एमसीक्यू लाते रहते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप सभी को पता है। आशा करता हूं कि इन क्वेश्चनों से जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी और आप अपनी तैयारी को जो है आप समझ रहे होंगे कि आपकी किस लेवल की तैयारी है और आपकी जो तैयारी में क्या कमी है। ठीक है, तो सभी साथी जो है वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट से रिलेटिव हमें जो है एमसीक्यू लेकर आने हैं। ठीक है, तो सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका जो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गर्भिणी परिचर्या में नवम मास में जो है क्या अनुशंसित है? बताइए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, अनुवासन बस्ती, तीक्ष्ण विरेचन, वमन और या फिर अधिक उपवास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। जो 27 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर आपको कमेंट में जो है जरूर बताना है। जैसे ही वीडियो खत्म होती उसके बाद में आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपको बताना है। नमस्कार, धन्यवाद।